हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, नहीं होगी तो एक वीडियो अपन और कर लेंगे जिसमें क्वेश्चंस भी अपन कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी जो क्लासेस चल रही है वो लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए चल रही है और मैंने पहले भी कहा था कि अब से आप लोगों की लगभग रेगुलर हो जाएगी क्लासें। शायद कोई दिन आप लोगों की क्लास छूट जाए, लेकिन जहाँ तक है रेगुलर हो जाएगी। और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही आप लोगों का ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा, जिससे आप लोग जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, पता रहेगा कि फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत में आवेश के बारे में पढ़ लिया था, कूलाम का नियम पढ़ लिया था। मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी समझा दिया था, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र में हमें समझनी है पहले विद्युत क्षेत्र ही लिख देता हूं। विद्युत क्षेत्र समझना हमें कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, आप लोग लिख लेना उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे समझो इसको कि कोई आवेश है, मान लो जैसे ये पेन है, इस पर कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर का वो सारा क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए, उस क्षेत्र के अंदर अगर दूसरा आवेश आ जाए, तो ये दूसरा आवेश या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो जहां पर ऐसा हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जो अन्य आवेश को प्रभावित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि यहां पर कोई प्लस का आवेश है, तो इसके चारों ओर का वो सारा क्षेत्र जिसके अंदर दूसरा आवेश आ जाए, तो दूसरा आवेश प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो जाता है मतलब या तो आकर्षित होने लगता है या प्रतिकर्षित होने लगता है। तो वो सारा क्षेत्र जो है वो इसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो हो गई सिंपल सी परिभाषा इसकी। ठीक है, अब देखो, इस विद्युत क्षेत्र को, परिभाषा आप लोग लिख लेना इसकी। इस विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इन्हें। विद्युत बल रेखाएं भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फोर्स लाइन बोल दो या फील्ड लाइन बोल दो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं बोल दो, एक ही बात है। क्या होती है ये, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, उन्हीं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखो कि जैसे मान लो ये प्लस का आवेश है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, क्योंकि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र तो हमें तो दिखाई देगा नहीं कि वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, वो तो दिखाई देगा नहीं। लेकिन हमें किताब में लिखने के लिए या पढ़ने के लिए या जो भी अपने नोट्स हैं उनमें बनाने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए क्या बनाई है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई। मतलब ये है नहीं, काल्पनिक है। पहली बात तो ये क्या है, काल्पनिक। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो देखो यहां पर पॉइंट लिखते जाता हूं मैं, आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग इनको लिख लेना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल हमने बनाई है ये समझने के लिए। दूसरी बात देखो, अगर मान लो धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती है, आवेश से अनंत की ओर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, धनावेश के लिए कैसे होती है, आवेश से अनंत की ओर होती है। ठीक है, धनावेश के लिए आवेश से अनंत की ओर, और ऋणावेश के लिए अगर मान लो यहां पर ऋणावेश है तो अनंत से आवेश की ओर इनकी दिशा होती है। इनकी दिशा इस तरीके से होती है। ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, इसको बना लेना। वैसे आप लोगों को आता होगा ही, लेकिन नहीं आता तो मैं समझा रहा हूं। पहली बात तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। क्यों बनाई है अपन ने, विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए बनाई है। धनावेश के लिए आवेश से अनंत की ओर, ऋणावेश के लिए अनंत से आवेश की ओर। अगर मान लो धनावेश और ऋणावेश अगर पास पास में है, तो यह धनावेश से शुरू होकर कहां पे समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। इस तरीके से ये बनती है।
आया स्टूडेंट्स इतना समझ में? तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। देखो एक और आप लोगों को क्या देखना है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। याद रखना, लिखते जाना एक एक पॉइंट, ठीक है। 3-4 पॉइंट बता दिए मैंने। काल्पनिक होती है, धनावेश के लिए अनंत से आवेश से अनंत की ओर होती है, ऋणावेश के लिए अनंत से आवेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश पास में हो तो आवेश से प्लस से माइनस की ओर होती है। आया समझ में? तीसरी बात, एक तो ये सब लिख लेना, इसके बाद लिखना कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगला पॉइंट, अगर ये रेखाएं पास पास में है, कहीं पे भी अगर नजदीक नजदीक बनी हुई है तो इसका मतलब होगा कि वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। अगर दूर दूर बनी है इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र कम है। जैसे ये माइनस के आवेश के पास में देखेंगे, जस्ट पास में देखेंगे तो यहां पर ये रेखाएं नजदीक नजदीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो देखो दूर दूर आ रही है ये, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कम है और इसके आवेश के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या है? ज्यादा है। ऐसा ही इसमें है, ऐसा ही इसमें है। तो जहां पर ये पास पास में होती है विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है, ठीक है। एक ये लिख लेना। इसके अलावा ये हमेशा खुला वक्र होती है। खुला वक्र का मतलब ये ओपन लाइंस होती है। ओपन लाइंस का मतलब ये जहां कहीं से शुरू होगी और कहीं पे समाप्त हो जाएगी। कभी भी ये लूप नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। कभी भी कहीं पे भी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ऐसे नहीं होगी। आया समझ में? कि एक बंद पथ के रूप में हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, कभी भी लूप नहीं बनाती है। याद रखना ये, मतलब मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आप लोगों के टॉपिक दे रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एकदम बराबर दूरी पर स्थित है, इस तरीके से है, मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से बनी हुई है, मान लो समान दूरी पर बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जितना विद्युत क्षेत्र यहां पर है उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही हर जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा है स्टूडेंट? समरूप है। आया समझ में? तो ये वाली लाइंस इस तरीके से दर्शाई जाती है। अच्छा, आप लोगों को ये पूछ ले कि किसी आवेश के चारों ओर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो जितनी अपनी श्रद्धा है, जितना हम बना सकते हैं उतनी हो सकती है, मतलब अनंत हो सकती है, इनकी संख्या अनंत हो सकती है। अब स्टूडेंट्स एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, ये हमेशा सतत होती है। सतत होने का मतलब जैसे ये वाली रेखा है, ठीक है, अनंत से आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पर बीच में गायब हो गई, फिर आ गई, फिर बीच में गायब हो गई, फिर आ गई, फिर गायब हो गई। इस तरीके से नहीं होता, ये ऐसे टूटी हुई नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है? सतत होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है? सतत होती है। तो ये तो बात हो गई किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में इतना ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसे ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ई से। तो आप लोग समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब विद्युत क्षेत्र की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अपन, कि यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र, कितने मान का विद्युत क्षेत्र है, यहां पर कितना है, इसके पास में कितना है, इससे दूर कितना है। तो अपन विद्युत क्षेत्र का मान अगर हमें लिखना है तो वो क्या लिखेंगे? तो वो लिखते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध अपन बल से बताते हैं। किससे बनाते हैं? बल से। विद्युत बल से इसको समझाते हैं। कैसे समझाएंगे? तो ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, कि मान लो मैं यहां पर कोई एक आवेश रखूं, यह आवेश कौन सा है? क्यू नोट है। कौन सा आवेश है? क्यू नोट। तो ये वाला आवेश इसको कितना आकर्षित कर रहा है, कितना प्रतिकर्षित कर रहा है? अगर ज्यादा बल से आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। अगर ये वाला आवेश इसे कम बल से आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र कम है। तो अपन ऐसे समझाएंगे इसको, कि किसी आवेश को, मान लो ये पेन है, इस पर कोई आवेश है, ये एक दूसरा बिंदु है जिस पर कोई आवेश। अगर मान लो ये पेन इसको बहुत तेजी से आकर्षित करे, इसका मतलब इस पेन का इस जगह पर विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। देखो यहीं पे समझो, बोर्ड पे आप लोगों को समझ में आएगा कि मान लो अपने पास एक आवेश है Q, ठीक है, इसके पास में मैंने एक छोटा सा आवेश रखा, कौन सा? Q नोट।
अब ये Q अगर इस Q नोट को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है या तेजी से प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आवेश का यहां पर विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल है। अगर मान लो ये बहुत कम बल लगा के आकर्षित कर रहा है, ये Q जो है इस Q नोट को बहुत कम बल से आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसका विद्युत क्षेत्र कम है, कमजोर विद्युत क्षेत्र है। आया समझ में इतना? तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन किससे देते हैं? विद्युत बल से देते हैं। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? ये होता है F अपॉन Q नोट। क्या होता है स्टूडेंट्स? F अपॉन Q नोट। अब आप लोगों को एक पॉइंट पहले समझना है, यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो Q नोट है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने काम में लिया है, इसको बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ये होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है स्टूडेंट्स? परीक्षण आवेश। क्या बोला जाता है इसे? टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ये टेस्ट के लिए लिया है हमने, ध्यान से समझना। ये हमने केवल एक विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए एक सिस्टम बनाया है। इसमें ऐसा नहीं कि सर ये धनात्मक ही क्यों लिया, क्योंकि ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक मानते हैं अपन इसको, ठीक है। कि ऋणात्मक क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है कि धनात्मक ही क्यों लिया, ऋणात्मक ही क्यों लिया, क्योंकि ये हमने खुद माना है कि हाँ ये धनात्मक लेके चलना है अपन को परीक्षण आवेश, और उसी हिसाब से आगे की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ध्यान रखना, परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक धनात्मक आवेश होता है, अत्यंत अल्प होता है, अत्यंत अल्प होता है, स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये बस केवल विद्युत क्षेत्र अनुभव करता है, ये किसी पर बल नहीं लगाता है। स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं, ठीक है। ये सारे गुण किसके हैं? ये परीक्षण आवेश के गुण हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि देखो Q नोट का भाग दिया, मैंने पहले भी जब आप लोगों को पढ़ाया था तब समझाया था कि जिस राशि का हम भाग देते हैं वो एकांक पर, एक मान पर कैलकुलेट होती है। तो Q नोट का भाग दिया मतलब एकांक, ठीक है। भाग दे रहे हैं मतलब एकांक, Q नोट का मतलब परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश पर जितना विद्युत बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आया समझ में? एकांक परीक्षण आवेश पर। स्टूडेंट्स ये परीक्षण आवेश याद रखना, ये बहुत काम में आएगा, बार बार काम में आएगा। एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उतना ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा आप लोग लिखो जो मैं बोल रहा हूं कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के तुल्य होती है। ये परिभाषा है, और उसके बाद में ये फॉर्मूला लिख लेना। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इसको वेक्टर से अपन लिखेंगे, सदिश राशि होती है। अगर सदिश है तो इसकी दिशा किधर होती है? ध्यान रखना, इसकी दिशा किधर होती है? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? तो दिशा आप लोगों को याद रखनी है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, ठीक है। दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब धनात्मक, अत्यंत अल्प धनात्मक आवेश पर जिधर बल लगता है उसी तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। अब ध्यान से समझो, देखो इसका विद्युत क्षेत्र बन रहा है यहां पे। अब ये विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? ये विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? देखो स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूं। देखो इस पर विद्युत क्षेत्र E लगेगा, विद्युत क्षेत्र E है इस बिंदु पर, कौन सी दिशा में है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस विद्युत क्षेत्र की ये दिशा होगी, ये E की दिशा होगी, E वेक्टर। इसी तरफ क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला आवेश कैसा है? प्लस का। ये Q नोट भी क्या है? परीक्षण आवेश है। मैंने अभी यहां पर लिखा था वो लिख लेना, धनात्मक आवेश है। तो ये धनात्मक, परीक्षण आवेश भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक। तो ये धनात्मक आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। जिधर बल लगाएगा, ऐसे बल लगाएगा, प्रतिकर्षण ऐसे ही होगा, तो जिधर बल लगाएगा उसी तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बहुत काम में आएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, केवल परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में।
ध्यान से समझो, एक और समझाता हूं। मान लो अपने पास है माइनस का क्यू आवेश। कैसा आवेश है? माइनस का क्यू आवेश। अगर मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चेक करनी है मुझे कि इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्यू नोट की कल्पना करूंगा। किसकी कल्पना करूंगा? क्यू नोट। और क्यू नोट क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कैसा होता है? प्लस का होता है। तो बताओ ये क्यू इस क्यू नोट को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इस पर आकर्षण बल लगेगा। इधर बल लग रहा है तो इसी तरफ क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगता है उसी तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, और वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ध्यान देगा स्टूडेंट्स इतना। अब देखो नेक्स्ट, देखो कि मान लो मेरे को एक आवेश दे दिया, इसको मैं मिटा देता हूं, या पहले एक बार यहीं लिख लेते। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर कोई बिंदु आवेश है, ये अपना पॉइंट है, अगर कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो कितना आएगा? तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला तो ये हो गया, बहुत काम का फॉर्मूला है, लिख के रखना है इसको। एक और क्या हो गया? देखो हमें ये एक क्वेश्चन दिया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लो यहां पर एक प्लस का क्यू आवेश या कोई क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस का नहीं मानो तो आप लोग मान लो कि कोई क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु है। कितनी दूरी पर है? इससे आर दूरी पर एक बिंदु है। यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है कि इस आवेश की यहां पर तीव्रता कितनी है। आया समझ में? अब तीव्रता चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? परीक्षण आवेश चाहिए। क्या चाहिए? परीक्षण आवेश। अब देखो परीक्षण आवेश हो गया। अब अपना फॉर्मूला क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है, या ई एक बार मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नोट। एफ अपॉन क्यू नोट। एफ क्या है? इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। अब ये बल अपन कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं, एफ का मान निकाल सकते हैं। कूलाम का नियम कल ही पढ़ा था अपन ने, याद करो क्या था कूलाम का नियम? कूलाम का नियम था एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है क्या? कल ही पढ़ा था अपन ने। तो एफ बराबर के कांस्टेंट, कूलाम नियतांक है। Q1 पहला आवेश, तो पहला आवेश अपने पास क्या है? Q। उधर है Q2 दूसरा आवेश। दूसरा आवेश कौन है? Q नोट बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R, तो R का स्क्वायर। F का मान आ गया, ये F का मान यहां रख लेंगे हम। तो देखो E बराबर क्या आ जाएगा? F की जगह ये रख लेता हूं, K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ये तो F की जगह और Q नोट बटे में है ही। देखो स्टूडेंट्स Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखना है ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है किसी बिंदु आवेश के कारण? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है, डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? जिधर परीक्षण आवेश पर बल लगेगा उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दिशा होगी। आए स्टूडेंट्स इतना समझ में? अब देखो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा इस पे बिल्कुल भी। तो मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलाम आवेश से 5 सेंटीमीटर, या इसको मैं लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। क्या है अपने पास? एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ध्यान रखना ये माइक्रो म्यू लिखा हुआ है, म्यू माइक्रो को माइक्रो के नाम से बोलते हैं। तो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अपने पास एक आवेश है यहां पर Q, कितना है? 2 माइक्रोकूलाम। इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, ये दूरी कितनी है? R है।
और आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। और यहां पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, क्यू का मान दिया हुआ है। अब देखो कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, अभी निकाला अपन ने, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के का मान याद करो, कल ही लिखा था अपन ने, कल की अगर आप लोगों ने क्लास नहीं ली है तो एक बार क्लास ले लेना, मैंने बताया था ये सारा। के कांस्टेंट होता है, कूलाम नियतांक होता है, कूलाम नियतांक है तो के का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू आवेश देखो, क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम। अब 2 तो ये रहा, 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की घात -6 और कुलाम इसका मात्रक हो गया, तो 2 माइक्रो कुलाम। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये माइक्रो, मिली, नैनो, पिको ये नहीं पता है तो आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत काम के हैं, बार बार काम में आएंगे, तो मैं लिख देता हूँ। देखो मिली, जिसको स्मॉल m से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10 की घात -3, एक ये भी लिख लो सेंटी, सी से लिखते हैं 10 की घात -2, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो इसको म्यू से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है म्यू, ये होता है 10 की घात -6। एक है नैनो, नैनो को स्मॉल n से लिखते हैं 10 की घात -9, याद रहेगा तीनों, ये चारों पॉइंट लिख लेना, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, 10 की घात -2, -3, -6, -7 घात के साथ याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मान है, वो भी आप लोग लिख लेना, वो क्या है तो मैं इधर ही लिख देता हूं, एक तो ये याद रखने, इसके अलावा किलो, किलो स्मॉल के से लिखते हैं, ये होता है 10 की घात 3। एक है मेगा, एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से 10 की घात 6। और एक है गीगा, एक और क्या है गीगा, यहां लिख देता हूं गीगा, गीगा जी से लिखते हैं, ये होता है 10 की घात 9। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखना, इनको बार बार काम में आएंगे। अब देखो कहाँ कैसे काम में आएंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 माइक्रो कुलाम, तो 2 तो ये रहा, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 लिख दिया। बटे में देखो आर, आर दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, आर दूरी है कितनी 3 सेंटीमीटर, बताओ ये कितना होगा, तो 3 सेंटी, सेंटी का मतलब देखो क्या है, सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, तो 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि ऐसा ही पद्धति लेके चलनी है अपने को। तो दूरी आर का मान ये रहेगा 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर, तो 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो गया। इसका स्क्वायर है तो पूरे का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या बनेगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात -6 बटे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 10 की घात -2 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर घात के ऊपर घात आ जाती है तो घातिक गुणा हो जाती है, तो -2 को 2 से गुणा करोगे तो 10 की घात कितना हो गया -4। अब कट जाएगा, देखो ये 9 से कट गया ये 9 बार, ठीक है, 9 से 9 कट गया एक बार, और 10 की घात -4 से 10 की घात -6 को काटोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10 की घात -2, यहाँ पर बच गया है 2 गुणा, इधर बचा है 10 की घात 9 प्लस का है, 10 की घात 2 माइनस का है, तो 9 प्लस का है 2 माइनस का है, तो कितनी बच जाएगी 10 की घात, ये बच जाएगी 7। ये किसका मान आ गया, ई का मान आ गया स्टूडेंट्स। मात्रक क्या आएगा इसका, देखो मात्रक क्या आएगा, ई का मात्रक, यहीं पे देख लो मात्रक क्या होता है इसका। स्टूडेंट्स जब भी अगर आप लोगों को मात्रक नहीं समझ में आए तो आप लोग फॉर्मूले से निकाला करो। देखो ई का मात्रक क्या आएगा, यहाँ पर एफ है, बल है, बल का मात्रक आप लोगों को पता है न्यूटन, और यहाँ पर क्या है आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश तो है ही है परीक्षण आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया न्यूटन बटे कूलाम, तो यहाँ पर ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, लिख लो क्वेश्चन, मैं बोल के लिखवाता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जरूर लिख लेना, काम में आएंगे। तो क्वेश्चन है ऐसे, मान लो आप 4 नैनो कूलाम आवेश से 4 नैनो कूलाम आवेश से 9 mm दूरी पर 9 mm
mm का मतलब है मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, थोड़ा सा बैक से देख लेना, क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो हल करके देखना। आप लोगों की ये जो डाउट है इसमें अगर कोई भी जरा भी डाउट रहा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बार लिख लो आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। मिटा रहा हूं इसको मैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ रहे हैं। अगर मान लो एक आवेश है तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी अपन ने फॉर्मूला देख लिया। मान लो 2 है तो क्या हुआ, 2 है तो क्या होगा। ठीक है, तो इधर है अपना अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना टॉपिक है। आवेशों के निकाय के कारण मतलब अपने पास कई सारे आवेश है, उनके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, यहां पर मेरे पास मान लो एक आवेश है Q1, एक यहां पर आवेश है Q2 और मान लो एक आवेश यहां पर रखा है Q3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ध्यान से समझते जाना, पूरा ध्यान यही रखना। अगर आप लोगों का ध्यान चूक गया तो ये मान लो टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पूरा ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, मान लो मुझे कहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब यहां पर अपने पास 3 आवेश हैं, तो हम क्या करेंगे, इस Q1 का यहां कितना विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करेंगे, इस Q2 का कितना विद्युत क्षेत्र है, Q3 का कितना विद्युत क्षेत्र है, और उन सब का हम सदिश योग कर लेंगे। सदिश योग क्यों करेंगे वो आगे बात करेंगे। अब उससे पहले आप लोगों को यह समझना है कि इस बिंदु पर जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो किधर बनेगा। ठीक है, वो कौन सी दिशा में बनेगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले कल्पना कर लेता हूं किसकी, Q नोट की, क्योंकि स्टूडेंट्स ये Q नोट ही हमें बताएगा कि विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है। याद रखना आप लोगों को। कैसे, देखो मैंने यहां पर लाइन लिखी थी दिशा के लिए कि परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगता है उसी तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ये परीक्षण आवेश बताओ, ये Q1 प्लस का, ये Q नोट प्लस का, तो ये Q1 इस Q नोट पर क्या करेगा, बल लगाएगा। किधर लगाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। कूलाम के नियम में पढ़ा था, इधर बल लगाएगा। ठीक है, इधर बल लगा रहा है, ये वाला आवेश इस Q नोट को इधर बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है, तो इसी तरफ क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा, Q1 का विद्युत क्षेत्र। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, E1 लिख देता हूं। क्या लिख दिया मैंने, E1। अब Q2 देखो, Q2 प्लस का है, Q नोट भी प्लस का है, तो Q नोट Q2 पर, ये जो Q2 है वो Q नोट को प्रतिकर्षित करेगा। किधर प्रतिकर्षित करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये Q2 जो है वो Q नोट को ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, इधर प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या हो गया, E2 दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र, क्योंकि जिधर बल लगता है उसी तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। इस एक को मैं माइनस मान लेता हूं। ठीक है, ये मान लो माइनस का है, तो देखो ये माइनस का Q3 इस Q नोट को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और Q नोट हमेशा किसका होता है, प्लस का होता है। तो इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो Q3 इस Q नोट को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इधर आकर्षित करेगा, इधर आकर्षित करेगा। तो ये Q3 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूं E3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र आ गए E1, E2, E3। E1 विद्युत क्षेत्र है Q1 के कारण, E2 विद्युत क्षेत्र है Q2 के कारण, और E3 विद्युत क्षेत्र है Q3 के कारण। ठीक है, तो इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस वाले बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आएगा, ये E1, E2 और E3 तीनों का कौन सा योग होगा स्टूडेंट्स, इन तीनों का सदिश योग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सदिश योग। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्रों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्रों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, दोबारा बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्रों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसा है कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों का निकाय मतलब कई सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है,
उन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग, E1 E2 E3 जितने विद्युत क्षेत्र, मतलब सिंपल सी बात यह है कि मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मुझे पहले Q1 का कितना है, Q2 का कितना है, Q3 का कितना है, ये ज्ञात करूंगा और तीनों का सदिश योग कर दूंगा। सदिश योग कैसे करना है, तो जैसे अपन बल को योग करते हैं, सदिश राशि का जैसे योग करते हैं उसी तरीके से करते हैं। सदिश आप लोगों को नहीं आता, स्टूडेंट्स पढ़ लेना। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता सदिश के बारे में, वेक्टर्स कैसे हल होते हैं नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक क्लास आप लोगों की सदिश की रख दूंगा, जिससे आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को आता है तो मुझे थम्स अप कर देना, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सदिश को स्किप कर दूंगा, क्योंकि सदिश अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है। तो ये हो गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स इतना हो गया। अब देखो और जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित, एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट, अगर मान लो आप लोगों को पूछ ले कि आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन है। अगर हमें कोई आवेशित वलय दे रखी है, वलय का मतलब देखो मान लो ये है, ये एक ऐसा वलय है, ठीक है, रिंग जिसको बोलते हैं अपन, रिंग है, आवेशित किया हुआ है, इसको हमने किसी आवेश से आवेशित कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां ज्ञात करना है, इसके अक्ष रेखा पर ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स कहां ज्ञात करना है, इसके अक्ष रेखा पर ज्ञात करना है। अक्ष रेखा क्या है मैं बता देता हूं, देखो यही बना देता हूं कि मान लो ये वलय है, एक क्या है वलय, जैसे ये वलय दे रखी है, ये वाले वलय को मैंने इस तरीके से बनाया है। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, बीच वाला बिंदु हो गया। इस केंद्र बिंदु से निकलने वाली जो रेखा होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा। कौन सी रेखा हो गई है स्टूडेंट्स, देखो मैं समझाता हूं इसको। ये वलय है, देखो चित्र में ऐसे बनाया है इस वलय को, ठीक है। इस वलय के बीच में से ये वाली जो रेखा गुजरेगी, यहाँ पे ये वाली रेखा गुजर के जो ऐसे आर पार निकलेगी, इस वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, इसकी अक्ष रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा, ठीक है। तो इसकी अक्ष रेखा पर कहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये जो बिंदु है स्टूडेंट्स, ये इस मूल बिंदु O से, इसको चलो नाम दे देता हूं, ये P बिंदु है। O से लेके P तक की दूरी कितनी है, x है। इसकी जो त्रिज्या है, वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है स्टूडेंट्स वो है स्मॉल r। क्या है, स्मॉल r। आया समझ में, इसकी परिधि से P तक की दूरी तो क्या है, स्मॉल r, वलय की त्रिज्या कैपिटल R, और ये केंद्र से लेके इस P बिंदु की दूरी क्या है, x है। और मान लो मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्यों विद्युत क्षेत्र क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वलय कैसी है, आवेशित है। मान लो ये धनावेशित है, इस वलय को क्या कर रखा है, प्लस से आवेशित कर रखा है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स इसके विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, E बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर। याद रखोगे क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर। के कूलाम नियतांक, क्यू इस वलय पर उपस्थित आवेश, एक्स जो है वो यहां से लेके यहां तक की क्या हो गई, दूरी हो गई। ये आर क्यूब लिख लेना स्टूडेंट्स, आर क्यूब है ये, ठीक है ना। x जो है वो यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी, और r जो है परिधि से लेके यहां तक की दूरी है, ये r है। अगर आप लोग r निकालना चाहो तो r कैसे निकाल सकते हो, देखो यहां पर त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया, क्या त्रिभुज बन गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे। पाइथागोरस प्रमेय में देखो ये r कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो यही लिख देता हूं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 घात होती है। देखो फिर से, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, वैसे इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप लोगों के काम का नहीं है, फॉर्मूला लिख के रखना। इसमें के कांस्टेंट है, क्यू वलय पर उपस्थित आवेश है, वलय का मतलब रिंग जो अभी आप लोगों को मैंने बताया, कैपिटल आर वलय की त्रिज्या है, एक्स केंद्र से वो दूरी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, स्मॉल आर
परिधि से उस बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो यहां पर के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। आर देखो कैसे निकालेंगे, आर हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, यहां पर त्रिभुज दिख गया क्या, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, पता है ये आप लोगों को। तो आर का मान अगर यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह क्या लिख देता हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी, 1/2, सॉरी 1/2। ये तो किसकी जगह रखा मैंने, आर की जगह पे। और इस टोटल, इस पूरे की घात भी कितनी है, 3 घात है। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 और 3 घात के ऊपर घात होती है तो घातों को गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, आप लोगों को काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत बिंदु आवेश के कारण कितना होगा, कई सारे आवेश है तो कितना होगा, आवेशित वलय है तो कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एक और टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, फाई से इसको दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं। देखो फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से अगर आप लोग पूरा ध्यान लगा के समझोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। देखो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का मतलब है, मान लो जैसे आप लोगों की कमरे की खिड़की है, ठीक है, इस कमरे की खिड़की से हवा आ रही है, तो कितनी मात्रा हवा की प्रवेश कर रही है प्रति सेकंड, वही क्या होता है, वायु का फ्लक्स होता है। मतलब किसी पृष्ठ से कोई क्वांटिटी आ रही है, किसी भी पदार्थ की हो, कुछ भी हो, पानी आ रहा है, वायु आ रही है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर किसी पृष्ठ से कोई राशि प्रवेश कर रही है, कोई क्वांटिटी प्रवेश कर रही है, तो कितनी मात्रा प्रवेश करती है उसी को फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, ये मान लो ये एक प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। मान लो इस कमरे में विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से इधर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। अब देखो इस कमरे में बीच में मैंने ये प्लेट रख दी, प्लेट रख दी तो क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने लग जाएगी, इसके आर पार निकलने लग जाएगी, तो इससे टोटल कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अब अगर विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो विद्युत का फ्लक्स हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है तो चुंबक का फ्लक्स हो जाएगा, वायु इससे गुजर रही है तो वायु का फ्लक्स, पानी है तो पानी का फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स वो क्वांटिटी होती है जो किसी पृष्ठ से गुजरती है। ठीक है, अगर विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो किसी पृष्ठ के, कोई पृष्ठ है, इसके तल के लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत का फ्लक्स बोलते हैं। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग फॉर्मूला लिख लेना, परिभाषा जो मैंने बता दी, परिभाषा अगर लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं, दोबारा आप लोग लिख लेना, धीरे धीरे बोल रहा हूं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की मात्रा होती है। ठीक है, ऐसे की ऐसे इसको लिख लेना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होता है स्टूडेंट्स, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ई वेक्टर और ए वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश का और क्षेत्रफल सदिश का क्या करेंगे, हम अदिश गुणा करेंगे। सदिश गुणा अदिश गुणा, मैंने भी कहा आप लोगों को कि सदिश आप लोगों को आने चाहिए, नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आता है तो आप लोग थम्स अप करके मुझे बता देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा। तो ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। देखो स्टूडेंट्स, फाई बराबर, अगर डॉट को हटाते अपन तो ये कोस आता है, ई ए कॉस थीटा, ऐसे बनता है ये। इसमें थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण है। देखो मैं यहां समझाता हूं, मान लो ये जो प्लेट है वो यहां पर इस तरीके से, ध्यान रखना ये एक प्लेट है वो ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ऐसे रखी हुई है, तो मैं इसको बना देता हूं, ठीक है,
ये प्लेट है ऐसे रखी हुई है। अब यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कुछ विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसके अंदर से ये विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है ई वेक्टर। ठीक है, कैसे बनाया मैंने कि ये प्लेट है ऐसे, तो इसके अंदर से इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ऐसे आर पार निकल के ऐसे जा रही है। ठीक है, और मान लो इस प्लेट का क्षेत्रफल, वैसे तो क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल को मैंने दिशा दे दी कि ये ए वेक्टर है, इसके क्षेत्रफल का सदिश है, इसके क्षेत्रफल का सदिश है इधर, ये है ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक है ना, तो यहां पर ई वो विद्युत क्षेत्र जो इससे गुजर रहा है, ए प्लेट का क्षेत्रफल, और थीटा ई और ए के बीच का कोण है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स होता है। याद रहेगा इतना, तो ये आप लोग सारे पॉइंट्स लिख लो, अपन आगे पढ़ते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स वैसे मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इतना ज़रूर रिवाइज कर लेना, अपना एक टॉपिक बचा हुआ है, अपना एक टॉपिक बचा हुआ है कौन सा, इसका गाउस का नियम बचा हुआ है, उसके अनुप्रयोग बचे हैं। तो अभी वैसे भी ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस करके इसको समझना पड़ेगा। तो अपनी अगली क्लास जो आएगी उसमें अपन गाउस का नियम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे आज ये दूसरी क्लास थी, मैंने सोचा था कि गाउस का नियम भी बता दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अगली क्लास जो आएगी उसमें गाउस का नियम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपन कर लेंगे, फिर एमसीक्यू सीरीज में लेके आऊंगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इनके नोट्स बना के जरूर रखना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं जो बता रहा हूं, जहां पे लिखने के लिए बोल रहा हूं, याद रखने के लिए जो बात बोल रहा हूं, वो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, थोड़ा आलस तो आप लोगों को त्यागना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी आज की क्लास थी। एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे, क्वेश्चंस भी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे बताते रहना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।